सभी भाइयों को नमस्कार और आदर। मैं आप सब भाइयों से विनती करता हूं कि आप जो है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है जी। और जैसे कि आप जानते हैं चुनावी बिगुल बज चुका है और मैं जिला परिषद का कैंडिडेट हूं वार्ड नंबर 13 से। और मेरा एक ही नारा है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं अपने वार्ड को अपने परिवार की तरह संभाल के रखूँगा और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे वार्ड के वासियों को कहीं भी किसी भी मुश्किल में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई थाने का काम है, कोई चौकी का काम है। और बाकी पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकता के तौर पे गाँव के कुछ काम प्राथमिकता के तौर पे हैं, उन कामों को मैं पहले करूँगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं झाड़ू के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के आशीर्वाद से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट के रूप में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। उस खुशी का कारण ये है कि जो दिल्ली का पैटर्न है, मैं चाहता हूं कि वही पैटर्न मेरे हरियाणा में रिपीट हो। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो उदाहरण वर्ल्ड लेवल पे प्रस्तुत किया है एजुकेशन को लेके, मैं वही उदाहरण अपने हरियाणा में भी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गरीब परिवार का बच्चा उसी बढ़िया स्कूल में फख्र के साथ जाए और कहे हाँ मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे नाम कटवा के वो फख्र से उस सरकारी स्कूल का विद्यार्थी बने और उसमें शिक्षा ग्रहण करे। आप जानते ही हैं जैसे कि हमारे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे पीछे ट्रम्प, उनकी वाइफ एजुकेशन पैटर्न देखने के लिए स्पेशली दिल्ली में आए थे। वही पैटर्न मैं यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ अपनी वार्ड में। मैं सभी अपने वार्ड के वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरी वार्ड के 15 गांव हैं, जिसमें चूरनी से शुरू होता है ये मेरा वार्ड। चूरनी, संघोवा, संघोई, रंबा, दरड़, कुराली, सलारू, अब्दुल्लापुर, टिकरी, टपराना और दलियानपुर। और 4 गांव मेरे जीटी रोड पार के हैं, जिनमें प्रमुख गांव पुंडरक, चमारखेड़ा, रुकनपुर और रतनगढ़ गांव है जो जेल के बैक साइड में पड़ता है। मैं सभी मेरे वार्ड के वासियों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने देखिए पिछले कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन हाँ मुझे पता है उसमें से 7-8 गांव में ये कैंडिडेट गया ही नहीं और वो बहुत निराश बैठे हैं। और कुछ ने तो कहा हम इस बार वोट भी नहीं डालेंगे। मैंने उनको समझाया नहीं, ऐसा मत करो, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, आप मेरे को वोट दो और मैं आपको बेहतर शिक्षा और बेहतर मोहल्ला क्लिनिक, जो केजरीवाल साहब ने एक दुनिया का नायाब तोहफा एक गरीब आदमी को दिया है, बिल्कुल नॉमिनल 10-5 रुपए की पर्ची में, कि शायद फ्री है, पर्ची भी नहीं है, आप उसमें टेस्ट होते हैं गरीब आदमी के और उसी में उसका इलाज भी हो रहा है। और 3 स्टार 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज हो रहा है। क्या इससे बढ़िया गरीब आदमी के लिए कोई अच्छी बात हो सकती है कि उसका एक बढ़िया एसी वाले 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो? इससे बेहतर कुछ नहीं है। और जैसे कि केजरीवाल साहब ने एक और स्कीम लॉन्च की है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें अगर कोई उस एक्सीडेंट वाले आदमी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसको 2000 रुपये का इनाम दिया जाता है, ताकि बेशकीमती जिंदगी बच जाए और उसको इनाम के तौर पर 2000 रुपये की राशि दी जाती है। हम भी चाहते हैं कि गरीब आदमी का ऐसे ही इलाज भी हो और जो सपोर्ट करता है पेशेंट को उसका भी मान सम्मान हो। अब बात आती है आंगनबाड़ी की। देखो मेरे हर गांव में 1 से 2 या किसी बड़े गांव में 3 आंगनबाड़ी भी हैं। मैं बिल्कुल तय दिल से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी है उनका जो आप इस वक्त देखोगे उसका हाल तो बहुत बुरा हाल है। उसमें क्या हो रहा है कि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, वो इस टाइम बहुत ही मतलब दयनीय हालत में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम ये जो आंगनवाड़ी हैं इनमें लाइट का प्रबंध किया जाएगा, और वो भी सोलर लाइट का, ताकि जो झंझट है बिल का वो भी समाप्त हो जाए, और उसमें पंखे का और पीने स्वच्छ पानी का जैसे कूलर वगैरह भी उसमें इस्टेब्लिश किया जाए। और मेरे को एक पत्रकार भाई ने पूछा कि आप मान लो सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप कैसे करोगे? तो मैंने बोला मेरे गांव से 15 के करीब NRI बच्चे गए हुए हैं, शायद 25 इस टाइम वो गिनती 25 हो चुकी है। तो मेरे कुल गांव है 15, तो आंगनबाड़ी भी मेरे अंदाजे से 25 के करीब है। मैं एक बच्चे को एक आंगनबाड़ी गोद में दे दूंगा और उनको कह दूंगा कि आप इस आंगनबाड़ी को संभालो, इसका खर्चा आप संभालो, देख रेख हम करेंगे। तो कितना बड़ा काम है, कुछ भी नहीं है। उसमें खर्चा क्या आना है? एक आंगनबाड़ी का क्या 50,000 आ जाएगा जी, मैक्सिमम 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। उसमें लगता क्या है? 2 पंखे, एक वाटर कूलर और एक सोलर 2 किलोवाट का सोलर पैनल एस्टेब्लिश कर दिया जाए। उसी में हमारा जो है एक अच्छा जो है भविष्य तैयार होगा। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एरिए की 3 सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं बिल्कुल इस टाइम। एक जो मेरे गांव, मैं दरड़ गांव का रहने वाला हूं, और दरड़ गांव से संगोई को एक सड़क जाती है, वो बिल्कुल ही जर्जर पड़ी है। एक रंबा अड्डे से सड़क जाती है संगोई को, वो भी बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। उस पर हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और उस पर पैदल चलते हुए भी शर्म आती है, इतना बुरा हाल है। इन 2 सड़कों को बिल्कुल प्राथमिक तौर पे बढ़िया बनाया जाएगा। और 2 रास्ते, जो ड्रेन आती है मेरे जो वार्ड है, इसके साथ साथ ड्रेन आती है संगोवा से, ये दलानपुर वाली साइड में आती है। उस ड्रेन पे 2 रास्ते जो है ना बीच में ब्रेक हो रहे हैं। एक रास्ता तो टपराना से दरड़ की तरफ है ड्रेन पे, वो मेरे ख्याल से 10 एकड़ के करीब ब्रेक हो रहा है, वो उसमें बनना बाकी है। एक वो बनाऊंगा बिल्कुल शुरू में, और एक रास्ता जो टपराना से दलियानपुर की तरफ जाता है वो ब्रेक हो रहा है। उसमें इतने इतने खड्डे हैं, 2-2 फुट के खड्डे हैं, लेकिन लोग फिर भी मजबूर हैं क्योंकि उनका रास्ता है उधर से जाने का। रिश्तेदारियां हैं आपस में, एक गांव की दूसरे गांव में रिश्तेदारियां हैं, तो कैसे क्या करोगे? और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ये रास्तों का बताया, इधर जो गांव पुंडरक वाली साइड में है उधर भी 1-2 रास्ते मेरे ध्यान में है, उनको भी कवर करूँगा। और बाकी बस शेल्टर्स, बस स्टैंड शेल्टर्स, ताकि जो मेरे अपना गांव गवांड के बुजुर्ग माताएं बहनें बस की वेट करनी है तो उसमें बैठ के आराम से वेट करें। एक शेल्टर की ज़रूरत है सलारू वाले अड्डे पे, दूसरे की दरड़ वाले अड्डे पे, और तीसरे की रंबे वाले अड्डे पे। ये 3 प्रमुख बस शेल्टर्स यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो परली साइड के जो गांव, अगर उनकी भी कोई ऐसी डिमांड आई तो वो भी मैं मतलब तहे दिल से प्राथमिकता के तौर पे उनको सॉल्व करूँगा। और अब 3 गांव मेरे वार्ड के ऐसे हैं जिनका जो पानी की निकासी है ही नहीं। वो होता क्या है कि वो जो पानी वो टैप्स चलती हैं सुबह शाम, वो पानी जो है उसकी निकासी नहीं है तो गलियों के ऊपर आ जाता है पानी। उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी और इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे ज़्यादा बुरा हाल इस वक्त जो पहला जिला पार्षद था उसके गांव का है, टिकरी गांव का। सबसे बुरा हाल, इतनी गंदगी मैंने किसी गांव में नहीं देखी, शायद यूपी के किसी गांव में भी मैंने इतनी गंदगी नहीं देखी। तो वजह क्या है कि पानी की निकासी, उसमें कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें करना क्या है, किसी भी जमींदार के 2, 2.5 या 3 एकड़ आप उसके रेंट पे ले लो, 20 साल के लिए इकट्ठे ले लो, उसको
जो प्रेजेंट रेंट है उससे ड्यूटा दे दो, 1.5 गुना दे दो उसको रेंट, खुशी से दे देगा जमींदार। और उसको आप उसका इंक्रीमेंट भी कर दो, 5 साल के बाद भी आपका ठेका 5% 7% बढ़ाएंगे हम, तो कोई भी जमींदार तैयार हो जाएगा। उस ज़मीन में हम मछली पालन के लिए सुविधा कर देंगे और वो पानी गांव का उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो जो ज़मीन हमने ठेके पे ले ली, लेकिन वो पौंड बना दिया उन 2.5-3 एकड़ में, उस इनकम से हम उसका ठेका भी चुका देंगे और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी गांव की, और दोनों काम हल हो जाएंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक नीयत की, साफ नीयत की और अच्छी सोच की ज़रूरत है। और ये जो पानी की निकासी का मामला है, ये 3 गांव में दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत टिकरी गांव की है, उसके बाद अब्दुल्लापुर गांव की है। ठीक है जी। वो अब्दुल्लापुर गांव जो है उसके बीच में पाउंड है, लगभग गांव चारों तरफ है। जब बारिश के दिनों में वो ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, तो उनके साथ भी मैंने कल यही बात डिस्कस की थी कि आपके यहाँ भी 2-3 एकड़ ले के रेंट पे, और उसमें उसको थोड़ा सा खुदवा के पाउंड टाइप में बना के और उनमें मछली पालन कराएंगे, गांव की इनकम भी बनेगी, और उधर से ये जो सीवेज का पानी है या ओवरफ्लो पानी है बारिश का, उसमें कवर हो जाएगा। और एक गांव कुराली आता है, मेरे पड़ोस का गांव है वो भी, वहाँ पे भी यही समस्या है। वहाँ भी जो उनका तालाब है उसमें भी पानी ओवरफ्लो, हर टाइम ही ओवरफ्लो रहता है जी, बारिश के बिना भी ओवरफ्लो रहता है, क्योंकि टैप्स चलती हैं धड़ाधड़, बंद कोई करता नहीं आजकल। तो उसका भी यही समस्या है। वहाँ भी प्राथमिकता के तौर पर ऐसे ही करेंगे, ज़मीन 7 लाख की लेके पॉन्ड डेवलप करेंगे, उसमें फिशरी फार्म होगा, पॉन्ड में चलेगा। और फिशरी फार्म का आप जानते हैं कि जिस गांव का सीवेज का पानी पॉन्ड में डलता है, उसकी 2 गुना 4 गुना ज़्यादा उसका पैसा मिलता है, क्योंकि उसमें फीड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो है ना फिश के लिए अच्छा काउंट होता है, वो जो सीवेज वाला पानी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए सर, मैं अगर आप मेरे दिल की बात पूछे, जो ये जीटी रोड पार के 4 गांव हैं, उनमें मैं गया तो वो लोग बोले कि जो पहला कैंडिडेट है वो 5 साल पहले वोट मांगने आया था, या फिर वो अब वोट मांगने आया है। तो हमने उसको हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब सॉरी, और वो कह रहे थे कि हम एक अच्छे कैंडिडेट के इंतज़ार में बैठे थे। और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत मान सम्मान दिया, और मैं उन सभी गांव वासियों को तहे दिल से धन्य। उम्मीदवार है आपके? देखिए, उम्मीदवार तो 7 के करीब है, हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि मतलब दौड़ में कौन है, और हाँ, तो उसमें देखिए जो मैंने नोटिस किया है, मैंने नोटिस ये किया है कि जो जीटी रोड के 4 गांव हैं, वो सारे के सारे मोर देन 80% दे आर रेडी टू अप्रूव माई एज ए जिला पार्षद। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है मेरे को। आप अपने आप को दौड़ में सबसे आगे स्ट्रॉन्ग कौन मानते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? जिस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मैं सबसे आगे मैं अपने आप को मानता हूँ। देखो, बाकी परमेश्वर में के हाथ में है, कोई इस बात की अहंकार की बात नहीं है। ऐसे एक इसका वजह और भी है, मेरा गांव है, मेरे गांव के टोटल 100% में से 2-4-5% का कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, इतना हो सकता है हेर फेर। मैं 100 का 100% लेके अपने घर से चल रहा हूँ। एक गांव मेरा पड़ोस का है संगोवा, मैं 30 साल वहाँ भी रहा हूँ, वो भी मेरे को बहुत, मेरा बचपन और जवानी वहाँ की है। वो लोग मेरे से बहुत दिल और जान से जुड़े हुए हैं। और मेरे जो गुरुजी थे, जिनके पास मैं पढ़ा हुआ हूँ, मास्टर अर्जुन लाल जी, वो संगोई के हैं। तो उनकी वजह से भी संगोई गांव है जो मेरे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ उनके पास। और इसी वजह से ये जो संगोवा, संगोई, चूरनी, ये 3-4 गांव तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और संगोवा गांव में हमारा सिख समाज का, पाल समाज के साथ अलायंस हुआ है सरपंची को लेकर।
उस वजह से मैं बहुत आगे समझता हूँ कि वहाँ पे मैं बहुत आगे रहूँगा। इलेक्शन में खड़ा होने वाला हर एक आदमी है, क्योंकि आपने जो है दिल्ली की जो सरकार के बारे में कुछ यहाँ पर चीज बताई। आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें इतना बजट नहीं होता है, ऐसे में आप जनता की कसौटी पर किस तरीके से खरा उतर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी वाला एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी। जो मेरे NRI भाई हैं या मेरे बच्चे हैं, देखो वो अगर हमने गुरुद्वारा बनाना हो तो वो कहते हैं जी मैंने जी सारा सीमेंट मेरा, सारी ईंटें मेरी, सारा सरिया मेरा, एक एक बच्चा ये बोल देता है। तो अगर मैं उनको कहूँगा भाई मैं ये गांव है भाई, 5 गांव भाई कौन सा अडॉप्ट करेगा इनका खर्चा, तो उनके लिए कुछ भी मैटर ही नहीं करता। मान लो मैं कहता हूँ सरकार कुछ नहीं देती मेरे को जी, मैं फिर भी सक्षम इसलिए हूँ, मेरे को मेरे भाई मेरे बच्चे वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं और वो मेरे को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। यानी कि परिवार के रूप में जो है आप बिल्कुल। इलेक्शन से पहले सभी कहते हैं नेता नहीं बेटा, लेकिन बाद में ना नेता दिखता है ना बेटा दिखता है। देखिए, ऐसे 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर जज्बा है, मेरे अंदर सेवा भाव का जज्बा है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको, खाली बातों से नहीं काम चलेगा। और देखिए, दोनों पिछली सरकारों को जनता देख चुकी है किस प्रकार से उन्होंने गरीब का चूल्हा जो है ना बंद करने का काम किया है। नमक जो था 2 रुपये किलो, उसको 22-25 रुपये किलो कर दिया। गरीब आदमी आटा जो है वो कहाँ से किस रेट पे पहुंचा दिया आप जानते हैं, 12-15 से आज 30 रुपये किलो हो गया है। डीजल पेट्रोल का जो दाम था 50 से आज डबल हो चुका है। सिलेंडर 450 सब्सिडी पे मिलता था, आज बिना सब्सिडी का 1110, 12, 20 रुपये का है। तो गरीब आदमी अपना चूल्हा कैसे जलाएगा? दूध, घी, पनीर पे GST लगा दिया। बताइए गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या कमाएगा? एक गरीब परिवार 1.25 किलो 2 पाइया दूध लेके अपनी चाय का गुजारा करता था, बच्चे को पियाता था। अब उस पर भी 5-6 रुपये GST लग गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और गरीब की तो हेल्प करनी चाहिए सरकार को। और ये जो धक्काशाही हो रही है, अब आगे स्कूल जो है ये कह रहे हैं कि हम गरीब को 1100 रुपये देंगे, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दे। तो उसके पीछे आप को चाल नज़र आ रही है सारी कि 6 महीने साल ये पैसा देंगे गरीब को, उसके बाद वो सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद तुरंत वो बड़े अडानी अंबानी ग्रुप को दे देंगे और उसके बाद छुट्टी। फिर गरीब आदमी अपना बच्चा कहाँ पढ़ाएगा? ठीक है जी, धन्यवाद। और मैंने एक बात और बताना चाहता हूँ, किसानी आंदोलन में भी हमने गरीब मजदूर के लिए हम वहाँ सड़कों पे बैठे थे। मेरा लगातार वहाँ पे 13 महीने मैंने संघर्ष किया है। कोई मेरे को अपने घर से बाहर 12-13 महीने रह के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। हाँ, उसमें भी सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़े लांछन लगाए, ये आतंकवादी हैं, ये फलाना है, ये डिकड़ा है। देखो आप सब जानते हो, अब आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने खुल गई हैं कि हमने कोशिश ये की कि गरीब का अनाज पैकेट बंद ना हो। जिस दिन अनाज पैकेट बंद हो गया, उसको आटा 100 रुपये किलो में भी नहीं नसीब होगा। सिंह साहब, भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि सड़कें चकाचक बना दी है, आप कह रहे हैं कि जर्जर बना दी है। देखो, मैं तो यूं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप मौके पे जाके देख लो। जो 3 सड़कों की मैं नाम ले रहा हूं, आप जाके मौके पे देख लो। आप यूं सोचो कि मोटरसाइकिल या साइकिल की बजाय आप पैदल जल्दी पहुंच जाओगे उन सड़कों पे। बनने के तुरंत बाद आपका सबसे पहले कौन सा टारगेट, कौन सा